कीर्ति शर्मा, आपका स्वागत है एक बार फिर चैनल पे। और आज बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। अब पाकिस्तान में डेवलपमेंट तो हमेशा चलते ही रहते हैं, और जो इंडियंस हैं वो इंटरेस्टेड भी रहते हैं ये जानने में कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। अब उसमें जनरल बाजवा रिटायर हो गए, नया आर्मी चीफ अपॉइंट हो गया। तो जनरल बाजवा ने जाते जाते उनका जो फेयरवेल एड्रेस था उस पर एक बात कही उन्होंने, और एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है इससे पाकिस्तान आर्मी की साइक का पता चलता है, और ये इसीलिए हम लोग आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो 1971 में जो लड़ाई हुई थी जिसमें पाकिस्तान आर्मी हारी थी, वो एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी की हार नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल डिफीट थी कंट्री की। और उन्होंने फिर उसका रीजन भी समझाया कि हमारे जो टोटल फाइटिंग ट्रुप्स थे वो 34,000 थे, और उसके अगेंस्ट में जो इंडियन आर्मी थी लगभग 2.5 लाख थी, और मुक्ति वाहिनी थी 2 लाख, तो 4.5 लाख। और तो हमारे ऑब्वियसली हमने बड़ा हौसले के साथ लड़ाई की और उसमें काफी लोग शहीद हुए। और अब ये टाइम आ गया है कि मैं उन शहीदों को, पाकिस्तान की जो आर्मी के शहीद जो उस वॉर में हुए हैं, उनको मैं सल्यूट करूं। इसका मतलब है अभी तक उस देश में उन लोगों को जो 71 वार के वापस गए होंगे ना, पीओडब्ल्यूज या जो चले गए, जो किल्ड इन एक्शन हो गए, उनको कोई अभी तक एक्सेप्टेंस शायद उनकी सोसाइटी में या गवर्नमेंट ने नहीं दी। तो जनरल बाजवा ने ये पॉइंट दिया कि उनको हमें रिकॉग्निशन देना चाहिए, और उन्होंने सबसे ये बात अपील की। अब ये तो एक इशू हो गया, मिलिट्री फेल्योर था कि पॉलिटिकल फेल्योर था, इस पे तो उन्होंने अपनी बात कह दी। अब इससे पहले अगर आप देखो, पाकिस्तान ने एक डिफेंस डे मनाते हैं वो 6 सितंबर को। अब वो तो 6 सितंबर एक्चुअली 1965 वॉर के टाइम का है। वो कहते हैं कि हमने लाहौर को डिफेंड किया, और वो सब जो भी है वो तो बाद की बात है कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया, और हमने उसका कैसा स्ट्रॉन्ग आंसर उस टाइम पे दिया था, वो तो एक दूसरी बात होगी। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने जो कहा था, उन्होंने पॉलिटिकल क्लास जो पाकिस्तान की है उसकी क्लास ली थी, और उन्होंने एक्चुअली उनको वार्न किया था कि हम आपके मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और फरवरी 22 के बाद से आर्मी ने एज ए इंस्टीट्यूशन डिसाइड किया कि हम पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी अपने हाथ नहीं डालेंगे। साइमल्टेनियसली वी एक्सपेक्ट यू टू बिहेव प्रॉपरली, और आप फौज को ज्यादा डिस्टर्ब ना करो, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके लिए ठीक नहीं होंगे। और उसमें एक्चुअली जो वार्निंग थी वो इमरान खान के लिए खास तौर से थी। तो ये तो एक बात होगी। अब बात आती है वही पॉलिटिकल फेल्योर की मिलिट्री फेल्योर। अब अगर पॉलिटिकल फेल्योर की बात करते हैं कल कीर्ति शर्मा, तो उसमें एक पक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, और वो ये आता है कि जो टू नेशन थ्योरी है, एक तरीके से उन्होंने शायद ये कहने की कोशिश की जो टू नेशन थ्योरी है वो आपकी सक्सेसफुल नहीं है। एक दबी जुबान में उन्होंने ये बात कही। लेकिन आज बात करेंगे एक्चुअली मिलिट्री फेल्योर की। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पाकिस्तान को ये एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है कि 71 वॉर में वो हारे, सरेंडर किया 92,000 लोगों ने। उसमें से जितने सोल्जर्स थे, जितने सिविलियंस थे, वो तो चलो कैलकुलेशन बाद की बात है, मगर देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान आर्मी की जो लीडरशिप है उसने सरेंडर किया, और मीकली सरेंडर किया। तो पाकिस्तानी आर्मी को प्रॉब्लम क्या है इसको एक्सेप्ट करने में, क्या चाहते हैं? अब उसमें आप देख लीजिए इंटरनल ऑडियंस कौन है उनका, और बाहर किसको वो समझाना चाहते हैं। सो ओवर टू यू फॉर योर फर्स्ट कमेंट। सर, पाकिस्तान का आर्मी का ये कहना कि उस समय की हार के लिए पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार है, इससे ज्यादा बड़ा सफेद झूठ कोई हो नहीं सकता। इस समय पाकिस्तान का जो है उसमें पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू था, और जनरल याहिया खान जो है वो पाकिस्तान को चला रहे थे। तो अगर कोई जिम्मेदार अगर पॉलिटिकल क्लास को वो कहते हैं तो किसको बोल रहे हैं? अपने ही एक फौजी को बोल रहे हैं जिसने कि पाकिस्तान की सत्ता के ऊपर कब्जा कर रखा था। और जो 93,000 लोगों ने सरेंडर किया उसमें से करीब, मैं कहीं पढ़ रहा था कि 67 या 70,000 फौजी थे। तो 67 या 70,000 फौजी अगर सरेंडर करते हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। ये सीधा सीधा ये दिखाता है कि उनके अंदर खुद लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। और क्यों इच्छा शक्ति नहीं थी, अगर आप इसके पीछे थोड़ा सा जाओ
तो 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए, जिसमें कि ईस्ट पाकिस्तान में जो अवामी लीग पार्टी थी उसने 169 में से 167 सीटें जीती, जिसको कि शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे। और जब ये ऐसा हुआ तो पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि उनको पावर दिया जाए। इसकी वजह से उन्होंने वहां पर कत्लेआम शुरू किया। पहला टारगेट उसमें वो बिहारी लोग थे, जो कि जिनका कि कुछ कनेक्ट भारत से था, काफी ज्यादा लोग मारे गए। फिर धीरे धीरे ये बंगालियों के ऊपर मारने का काम शुरू हो गया, उनका रेप हुआ, हर तरीके से उनको बहुत ज्यादा लोग मारे गए। और इस बात से कई पाकिस्तानी लोग भी सहमत नहीं थे कि जो ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारी आवाजें उठ रही थी वहां पर भी कि ये ठीक नहीं है, और वो सब लोग भाग के इंडिया में आए। इंडिया ने उनको बोला कि भाई मत करो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। और 3 दिसंबर 1971 को सबसे पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारे करीब 11-12 एयर स्टेशन पर बॉम्बिंग की। तो ये पूरी तरीके से उनके द्वारा इनिशिएटेड लड़ाई थी। I'd like to add one thing. Yes, Mr. Rao, you wanted to add to that. Yes, for 65 years we've been saying that India is a big threat to us and they have not reconciled creation of Pakistan. I fully disagree with this. India does not have any intentions of reoccupying Pakistan. Today, even if you request them that please come and take over Pakistan, they will refuse. Take my word. I have served 35 years in Pakistan Air Force, and today I can tell you that we have followed a faulty strategy. Until 1963, we were under a threat because we were very weak. And Indian politicians used to give those statements that, you know, Pakistan will one day come back. And like a notable speaker said, that one of the chief justices said that Pakistan in 15 years will rejoin India. That's a very generic statement. India went to war with you 3 times, all wars initiated by Pakistan. India occupied East Pakistan, converted into Bangladesh, vacated. तो ये सिर्फ अपनी एक इज्जत बचाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी बुरी तरह एक्सपोज हो रखी है अपने देश में। अगर आप देखो, आज तक एक भी लड़ाई वो जीते नहीं भारत से। और खुद पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल्स हैं वो हर तरह के करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अभी जैसे जनरल ये जो रिटायर हुए, इनका आपने पढ़ा होगा कि कितनी सारी गाय की कितनी इन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली 6 साल में, उनके अपने नाम, अपनी बीबी के नाम, अपनी बहू के नाम, सबके नाम कर लिए। पाकिस्तान की आर्मी खुलकर बिजनेस करती है, बड़े बड़े ब्रेड बनाने के, मॉल चलाने के, हर तरीके का जो पॉसिबल बिजनेस है वो चलाती है। रिटायर होते समय सरकार से ना जाने कितनी सुविधाएं ले लेती है। तो पाकिस्तानी आर्मी का जो नौकरी कर रहा है वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की जनता ये माने कि भाई ये कमजोर थे, ये बेईमान है, ये कुछ नहीं कर सकते। तो अपना रुतबा बनाए रखने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल क्लास को गाली देने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की इंटरनल डायनेमिक्स को थोड़ा देख लेते हैं। आर्मी तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, वहां पे नंबर 1 इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं। जुडिशरी है, प्रेस है, पॉलिटिकल क्लास है। पॉलिटिकल क्लास एक ऐसी है जो मिली भगत करती रहती है, करप्शन में इन्वॉल्व रहती है। और पाकिस्तान आर्मी चूंकि पार्ट ऑफ पॉलिटिकल क्लास ही बन चुकी है मोर और लेस। अब समहाउ ऐसा कुछ हो गया कि 47 के बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सेटल नहीं हो पाई और पॉलिटिकल क्लास थोड़ी सी बैक बर्नर में चली गई। उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, इनकॉम्पिटेंट भी थे, करप्ट भी थे। तो उस तरीके से क्या हुआ कि जो आर्मी है उसके हाथ में देश की सत्ता आ गई। अब जब आर्मी को सत्ता का सुख एक बार किसी को मिल जाता है तो उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर इंटरनली आप देखें, पाकिस्तानी जनता के सामने पाकिस्तान आर्मी है और आर्मी को एक ऐसी अपनी इमेज बनानी है कि वो इनविंसिबल है, पाकिस्तान की प्रोटेक्टर है। एक्चुअली पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उन्होंने अपने को लिए एक नाम भी दिया हुआ है, एंजल गार्जियंस, के हम कंट्री के एंजल गार्डियंस हैं हम। तो आप हमें, जब एंजल्स हैं तो एंजल्स की तरह आप हमें मतलब ट्रीट करो, और इसीलिए इतने पर्क्स प्रिविलेज होते हैं। तो पहला तो मैं सोचता हूं कि जो इनकी इंटरनल डायनेमिक्स है, यानी तीनों चारों जो हैं उनके सो कॉल्ड पिलर्स, उसमें फर्स्ट अमंग द इक्वल्स वो वाला स्टेटस लेने के लिए इनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो ये शो करें कि वो 71 की लड़ाई में नहीं हारे।
क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि हम हारे, तो फिर पाकिस्तान की जो जनता है, ये जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनको क्यों रिगार्ड देंगे और कैसे वो अपने आप को इस फॉर्मेट में शो कर पाएंगे कि हायर पेडेस्ट्रल पे। सो व्हाट डू यू से, ये इंस्टीट्यूशंस के बीच की राइवलरी है जिसकी वजह से वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हम तो एक्चुअली सरेंडर भी किए थे और हार भी गए थे। ओवर टू यू। सर, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पाकिस्तान का सांस लेना भारत विरोध पर निर्भर करता है। उनकी जो जो वो पैदा हुए वो भारत विरोध से पैदा हुए और वो भारत विरोध के नाम पर ही जी रहे हैं। नहीं तो अगर आप सोचो कि कोई भी अगर समझदार देश हो तो वो इस बात को कैसे नहीं पहचानेगा कि आज भारत कहां है और आज पाकिस्तान कहां है। भारत ने आज तक पाकिस्तान के ऊपर कभी कोई अटैक नहीं किया अपनी तरफ से। हर एक अटैक में भारत ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए अटैक किया। तो ये जो साइक है पाकिस्तान के लोगों की, यही उनके विनाश का कारण है। वो आज की तारीख में, और दुर्भाग्य मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान, जैसे आपने खुद बोला कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्लास बहुत स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग हो, भारत के साथ बात करें, भारत, मैं ये मानता हूं कि भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे और पाकिस्तान आर्मी को कम करें, जिससे कि जो पैसा है सर वो डेवलपमेंट में लगाएं, अपने लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराएं। अगर भारत के साथ आज उनका ये व्यापार खुल जाए, सबसे सस्ती चीजें उनको कहां से मिल सकती है? भारत से मिल सकती है। भारत से उनको बिजली मिल सकती है। आज भारत बिजली के मामले में सरप्लस देश है। पाकिस्तान में बिजली नहीं है, गैस मिल सकता है, पेट्रोल मिल सकता है, चीनी मिल सकती है, हर एक चीज मिल सकती है जो उनको जरूरत है। लेकिन उनकी सोच ऐसी है कि वो कभी ऐसे होने नहीं देंगे। और जो इनके बीच आपस में राइवलरी चल रही है, उसमें पाकिस्तान आर्मी किसी को भी कभी भी ऊपर उठने नहीं देगी। जिस समय ये ज्यादा उठेंगे उसी समय, चाहे वो आज कह रहे हैं कि हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन जिस भी समय सिचुएशन होगी उसी दिन पाकिस्तान अपने आप को मार्शल लॉ लगाकर अपने आप को सत्ता पर बैठा लेगी। एक्चुअली एक बांग्लादेश का राइटर है, उसका नाम है आसिफ मुर्तबा हसन। इसका एक आर्टिकल डिप्लोमेटिक आता है न्यूज़पेपर, अच्छा खासा न्यूज़पेपर माना जाता है, उसमें एक आर्टिकल मैंने उसका पढ़ा। तो हम तो एक्चुअली विक्ट्री और डिफीट की बात कर रहे हैं, जहां तक पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड जो भी बात हम कर रहे हैं, उसका कहना तो ये है कि पाकिस्तान ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि 71 में हमने कभी कोई लड़ाई लड़ी ही, दैट इज द परसेप्शन। क्योंकि अभी क्या हो गया, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, तो उसको अब आफ्टर ऑल उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो हैं ही, और इंडिया के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं पाकिस्तान के। तो एक साउथ एशिया की एक कम्युनिटी तो है ही, और ये किसी जमाने में एक साथ भी थे। तो अगर वो ये एक्सेप्ट करता है कि बांग्लादेश एक सेपरेट नेशन बन गया 71 के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बांग्लादेशी ले सकते हैं एक अपना इंडिपेंडेंट नेशन, व्हाट अबाउट बलोच, व्हाट अबाउट पश्तून्स? बिल्कुल। तो इसीलिए उसने जो एनालाइज किया है, इसने आसिफ मुर्तबा हसन ने, उसने ये एनालाइज किया है कि पाकिस्तान आर्मी इसीलिए 71 वार को निगेट करती है, डिफीट को तो एक्सेप्ट करती ही नहीं। जैसा इनफैक्ट एक हमारे वो कांग्रेस के वो है ना तिवारी जी, उन्होंने भी आज आर्टिकल लिखा है, मनीष तिवारी, आज के इंडियन एक्सप्रेस में उनका आर्टिकल है कि दे आर ट्राइंग टू रीराइट द हिस्ट्री। तो उसमें 71 का वार हुआ ही नहीं, पहली बात तो, और अगर हुआ तो हम उसमें हारे ही नहीं, और अगर हम हारे तो वो बेसिकली पॉलिटिकल क्लास है जिसकी वजह से हारे। दो ऑनेस्टली मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि जब भी कोई मिलिट्री डिफीट होती है तो वो कंट्री की डिफीट होती है, और पॉलिटिकल क्लास वहां पे टॉप पे होती है। लेकिन पाकिस्तान के केस में तो जैसा आपने बताया, ये जो क्लास जो रूल कर रही थी वो बेसिकली मिलिट्री क्लास ही थी। तो चाहे वो पॉलिटिकल डिफीट हो चाहे वो मिलिट्री डिफीट हो, दोनों ही हालतों में पाकिस्तान आर्मी को ब्लेम लेना पड़ेगा। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें एक फैक्टर और आ जाता है, वो आ जाता है भुट्टो जी का। अब भुट्टो एक इतना स्मार्ट आदमी था कि उसने याहिया खान को मैनिपुलेट किया था, और किया था, नो डाउट अबाउट दैट। चाहे उसने अपनी पॉलिटिकल पावर को, क्योंकि बाद में वो ही प्राइम मिनिस्टर बना, तो वो तो एक बात हो गया। अब मैं आपसे एक दूसरा फैक्टर बताता हूं, और मैंने
जनरल परवेज मुशर्रफ का एक इंटरव्यू सुना। मुझे नहीं मालूम आपने वो देखा कि नहीं देखा, क्योंकि बाद में मुझे भी वो यूट्यूब पे नहीं मिला। किसी ने उनसे कहा, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, किसी ने उससे कहा कि भाई आफ्टर ऑल हाउ डू यू प्लान टू विन अगेंस्ट इंडिया, कैसे? ये कारगिल से पहले की बात है, पुराना इंटरव्यू था ये। तो उसने कहा ये सब है, ये सब है, वी हैव गॉट दिस रिसोर्सेज ऑल दैट। लेकिन उसके अलावा जब उसने काउंटर किया कि इंडिया के पास तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो उसने कहा व्हाई डोंट यू थिंक ऑन वन लाइन, कि एक एक जो मुस्लिम है, या उनका, पाकिस्तानी मुस्लिम की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन की नहीं, वो 10 या 11 हिंदू फाइटर्स के बराबर है। ये नहीं कि आप देखो किस तरह का माइंडसेट लेके वो बात कर रहा था। अब जब ये माइंडसेट किसी मिलिट्री जनरल का है, तो अब आप देखें क्या उसके लिए ये एक्सेप्ट करना पॉसिबल है? दो चीजें, एक तो बलोचिस्तान भी ले सकता है कल को, पश्तून भी अपना मूवमेंट चला सकते हैं, और दूसरी बात, अगर उनको इंडिया से लड़ना पड़े तो उनको मोटिवेशन किस तरीके से करेंगे? कि भाई पहले तो ये करते थे कि यस इस्लाम का जिहाद है और ये एंड ऑल दैट, बट अभी तो अगर वहां की आर्मी को या पब्लिक को ये पता चले कि यू लॉस्ट वेरी वेरी बैडली अगेंस्ट इंडिया, अब पता तो चला ही है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं पता चला, मगर उसको दूसरे तरीके से उन्होंने पेश किया। तो शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जनरल बाजवा ने कहा कि भाई मिलिट्री डिफीट नहीं थी, पॉलिटिकल डिफीट थी ये, क्योंकि आगे के लिए रास्ते फिर बंद हो जाते हैं। अगर ना आपको एक्स्ट्रा बजट मिलेगा, ना आपको एक्स्ट्रा पर्क्स मिलेंगे, ना एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेंगे, ना एक्स्ट्रा रेपुटेशन मिलेगी, यू विल नॉट बी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, जितने भी उनकी जो डायनेमिक चलती है। तो आई थिंक उनका पर्पज ये था कि हमारी जो यहाँ पे जो टॉप पोजीशन है पाकिस्तान कंट्री के अंदर, नेशन के अंदर, वो बनी रहे। इसलिए आप जो है पतली गली से निकल लें कि भाई मिलिट्री डिफीट ये नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल डिफीट थी। और दूसरी बात, अगर आगे लड़ना है तो हम उसके लिए तैयार हैं, और हम तो एक आदमी हमारा एक सोल्जर उनके 10 सोल्जर के बराबर है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? मेरे को लगता है कि पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा हैं वो अपने देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए। 2 इंसिडेंट्स मैं बताना चाहूंगा। जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के 10, 12, 15 किलोमीटर अंदर घुस के 5 जगहों पर हमला किया और उनके ढेर सारे लोगों को मारा। वो मारा मिलिटेंट्स को, ठीक है, सैनिकों को नहीं मारा। बट किसी भी देश के लिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो सकती है कि दूसरे देश की सेना उनके देश के अंदर घुसकर उनके लोगों को मारे, और उसके बाद उनकी इतनी हिम्मत ना हो कि कोई कदम उठा सके। यह पहला इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट जो था, जिसमें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला था, अगेन 10-12 हमारे हवाई जहाज गए बालाकोट में, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान आर्मी चुपचाप बैठी देखती रही। अगले दिन जब लड़ाई हुई, उनका एक हमारे यहाँ, उनका फाइटर प्लेन हमारे यहाँ आ गया, तो हमारे एक फाइटर प्लेन में लड़ाई करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो उनके एरिया में गिर गया और उसको बंधक बना लिया गया। जैसा कि आपने भी सुना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर उनके एक एमपी ने बताया, अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो इस बात के ऊपर ये इंश्योर किया गया कि अभिनंदन की रिलीज 9 बजे से पहले हो जाए। तो क्या आप समझते हो कि पाकिस्तान की जनता ये देख नहीं रही है कि क्या हो रहा है? मतलब ये दोनों घटनाएं ये दिखाती हैं कि आज के समय पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग। आज वो पाकिस्तान की सेना अपने ही देश में एक हंसी का पात्र बन गई है। आपने इसके पहले कभी नहीं देखा होगा कि लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बोले, बट ये जो अभी इमरान का मार्च चल रहा है, इसमें लोग पाकिस्तान की सेना के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं। ये तो उनके इंटरनल स्टेक होल्डर्स की बात होगी। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के कौन कौन हैं? बांग्लादेश में भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ये, और बांग्लादेश ने उनसे एक्चुअली एपोलॉजीज भी डिमांड की है जो उन्होंने नहीं दी।
अगर 1-to-1 बेसिस पे दी है तो वो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो पब्लिक एपोलॉजी होती है वो उन्होंने अभी तक नहीं दी। दूसरी बात, ऑल सेड एंड डन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि पाकिस्तान का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको वो एड्रेस करे और ऐसे शो करे कि वी आर योर केयर टेकर्स, आप इंडिया में जरूर रह रहे हो बट वी आर योर केयर टेकर्स। ऑफ कोर्स अब तो इंडियन मुस्लिम्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि भैया डोंट वरी अबाउट अस, अब तुम अपने ही देश को बचा लो तो दैट विल बी गुड एनफ फॉर यू। सेम कश्मीर, कश्मीरियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब आप अपने ही तरीके से अपने आप को बचा लो, किसी तरह बलूचिस्तान को बनने से रोक लो, किसी तरह सिंध बनने से रोक लो, या फिर कल की डेट में ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी कोई मिलिट्री एक्शन या कुछ भी, इवन पॉलिटिकली यू नेवर नो, भाई ज्योग्राफी कांस्टेंट तो होती नहीं, ये तो फैक्चुअल बात है। तो आपको क्या लगता है अल्टीमेटली आके ये जो जनरल बाजवा है एक ऐसी किश्ती से वो एक्चुअली उतर लिए जो अभी काफी हद तक कमजोर हो चुकी और पानी के अंदर हिचकोले खा रही है, और किस तरह अपने आप को इस पोजीशन में दिखाने की कोशिश कर रही है कि लुक मैं स्टेबल हूं और पाकिस्तान के अंदर हमें बजट भी मिलना चाहिए, पर्क्स प्रिविलेज भी मिलना चाहिए, मैं आपके लिए एंजल गार्जियन भी हूं। तो पब्लिक उनका भरोसा करेगी या फिर उनकी क्रेडिबिलिटी काफी हद तक कम हो गई? और इसमें फिर थोड़ा सा कश्मीर फैक्टर भी बताइए थोड़ा सा हमें। सर, पाकिस्तानी सेना की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो रखी है, और अगर पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल क्लास में एक स्ट्रांग लीडर आ जाए, चाहे इमरान खान अगर वापस आ जाए, तो वो इस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो पाकिस्तानी सेना का जो सर्वे सर्वा है उस देश में उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि जो ये मुनीर अभी बने हैं, जनरल आसिफ मुनीर, ये भी कोई इतने आउटगोइंग लीडर नहीं है, ना ही उनके बारे में कभी सुना गया। ये दूसरी बात है कि वो कैसे डेवलप होते हैं, बट अभी जो सिचुएशन है वो पाकिस्तानी सेना बहुत स्ट्रांग नहीं है अपनी जगह पर। और जो जनरल बाजवा का जिस तरह से पैसे का मामला सामने आया, ये भी उनकी सेना की क्रेडिबिलिटी को बहुत हद तक कम कर सकता है। पाकिस्तानी जो जनता है वो देख रही है कि भाई हमारे पास तो खाने के लिए नहीं, हमको तो इतनी महंगाई से गुजरना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो अरबों रुपए बना के बैठे हुए हैं, और अभी 2-4 महीने में विदेश चले जाएंगे, जिस पैसे को एंजॉय करेंगे वो होने वाला, जैसे पहले भी लोग गए हुए हैं उनके यहाँ के। अगर आप देखो तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके लोग आजकल भारत में मिलने की बात करने लगे, क्योंकि वहां सिचुएशन ना तो डेवलपमेंट है ना ही कुछ है। और जब वो अपने उसके काउंटर पार्ट इंडियन कश्मीर को देखते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। और जब से धारा 370 हटाई है तो भारत में कुछ लोग हमें ये बिलीव कराना चाहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर लॉट ऑफ चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप देखो 15 अगस्त को वहां पर लाल किले पे झंडा फहराया जा रहा है। अच्छा, लाल चौक की बात कर रहे हैं आप, है ना? लाल चौक, हाँ, वो लाल चौक की बात कर रहा हूँ। और अब देखो वहां पे पॉलिटिकल रैलीज निकल रही हैं, बीजेपी रैलीज मतलब बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और ये अगले अगर 4-5 साल में कंटिन्यू रहेंगे तो मेरे को लगता है कि जो पाकिस्तान जिस तरीके से एक स्टेक होल्डर था कश्मीर के मामले में, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल जो पॉइंट आपका मुझे लगता है वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आउट गोइंग का जो स्टेटमेंट था वो बेसिकली उसके खुद के इंटरनल कस्टमर्स के लिए था, और जो किश्ती जो हिल रही है, डूबने के कगार पे है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्योंकि इंडिया का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्लान है किसी उसका, बट पॉइंट ये है कि उनकी इंटरनल क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा डाउन है। शायद उसको रेस्टोर करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, और इसको फेस वैल्यू पे लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्ट्स को झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो कर्नल कीर्ति शर्मा, थैंक यू सो मच, इट हैज बीन ए प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू, and of course we will keep on discussing. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir.